क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कब बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये सब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, रिवैल्यूएशन मुझे लगता है नाम से आप समझ गए कि दोबारा से वैल्यूएशन करना। तो रिवैल्यूएशन का मतलब हो गया दोबारा वैल्यूएशन करना। और दोबारा वैल्यूएशन किस चीज की करते हैं? पार्टनरशिप की जब हम बात करें तो हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, इनकी दोबारा से वैल्यूएशन की जाती है। क्यों की जाती है दोस्तों? जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, जब हम किसी अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी प्रॉफिट शेयर रेशो को चेंज कर देते हैं, तब इसकी वैल्यूएशन की जाती है। या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तब की जाती है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ, या हम इन शॉर्ट ये कह लें, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी जब भी पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, किसी चीज को लेके भी हों वो चेंजेस, तो जब भी वो चेंजेस लाई जाती हैं तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यूएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। अब हम बात समझते हैं कि रिवैल्यूएशन क्यों की जाती है। तो देखिए, मान लो हम किसी नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले रहे हैं, यानी एडमिशन। जब हम नए पार्टनर को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि जब हम किसी नए पार्टनर को हम अपनी पार्टनरशिप में लेते हैं तो उसको एडमिशन कहते हैं। और जब नया पार्टनर आता है तो क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास नए पार्टनर के आने से पहले का कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज हुई जिससे हमें प्रॉफिट या गेन हुआ, उस गेन को जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं, जिनको हम ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो किसी पार्टनरशिप को शुरू किए हुए 1, 2, 3, 4, 5 साल हो गए। ठीक है, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। ठीक है, और मान लो मैं कहता हूं कि दो ही पार्टनर थे, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर थे जिनको प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म चलाते हुए 5 साल हो गए। अब मान लो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक नया पार्टनर आता है, सी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो 5 साल की उनकी मेहनत है, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट, रिजर्व थे या फिर हम एसेट्स और लायबिलिटीज थे, इन 5 साल तक जो एसेट्स और लायबिलिटीज थी उनका हकदार कौन होगा? ए और बी। प्रॉफिट का हकदार कौन होगा? ए और बी। रिजर्व का हकदार कौन होगा? ए और बी, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं तो वो सब उनको बिलोंग करता है। सी यहां पे आया, इसका मतलब यहां से ऑनवर्ड आगे 5 साल के बाद, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 साल के बाद 5 ईयर ऑनवर्ड, अब जो भी प्रॉफिट, रिजर्व या जितनी भी चीजें होंगी वो तीनों में बटेगी अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो इट मींस इस बिजनेस के, इस पार्टनरशिप फर्म के दो पार्ट हो गए, एक सी से आने से पहले वाला और एक सी के आने के बाद। अब सी के आने से पहले वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा या जो भी लॉस हुआ होगा, रिजर्व्स होंगे, एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, उनकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई होगी, वो सब ए और बी को बिलोंग करेगी, उसके बाद सी को बिलोंग करेगी। तो नए पार्टनर के आने से पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को इसलिए रिवैल्यूएट करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, लायबिलिटीज भी कई बार बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो वो बढ़ना और घटना ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि नए पार्टनर के आने से पहले एसेट्स के बढ़ने या घटने से या लायबिलिटीज के बढ़ने या घटने से हमें कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो किसका है? ए और बी का। प्रॉफिट हुआ तो भी ए और बी का है, लॉस हुआ तो भी ए और बी का है। तो उस प्रॉफिट या लॉस को हम नए पार्टनर के आने से पहले ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो नए पार्टनर के आने से पहले का था। उसके बाद जो होगा वो तो खैर तीनों पार्टनर्स में बटेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली नए पार्टनर के आने से पहले हम बनाते हैं, और इसमें सिर्फ दो चीजों को हम लेते हैं। याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है तो सिर्फ दो चीजों को हम देखेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लायबिलिटीज बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। इसी बढ़ने और घटने को, यानी इसी इंक्रीज और डिक्रीज, किसकी इंक्रीज और डिक्रीज? एसेट्स और लायबिलिटीज की।
इसी इंक्रीज और डिक्रीज को हम रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो याद रखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, किसी भी कारण से चेंज हो सकती है, म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं पार्टनर्स एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, उससे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो रिकॉर्ड करनी है, और जब हम इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फाइनली हमें एक फिगर मिलती है, या तो प्रॉफिट की मिलेगी या तो लॉस की मिलेगी। प्रॉफिट होगा तो भी ओल्ड पार्टनर का, लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर का, या प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होने से पहले जो रेशियो रही होगी उस रेशियो में हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिवैल्यूएशन वाला जो पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम एडमिशन टॉपिक करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, हर एक केस में, हर एक टॉपिक में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तो हो गया अकाउंट बनाना, एक जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, दोनों चीजें मैं करवा दूंगा। अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है तो कैसे बनानी है। ठीक है, अब जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो अकाउंट है तो ऑब्वियस है लेजर की फॉर्म में होगा। ठीक है, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, ये आपके आ गई डेबिट साइड, लेफ्ट साइड मेरी, और ये क्रेडिट साइड। यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर रुपीस, पर्टिकुलर्स, और जो भी रुपीस या अमाउंट होगा वो अपने यहां लिखना है। अब सबसे पहली बात आप ये समझो कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। याद रखना, मैं यहां पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपने ये नहीं लिखना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसका मतलब, नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल में हम एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स को और डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं। जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं आपको सब पता है कि जो एक्सपेंस या लॉसेस हैं आप डेबिट साइड में लिखते हो, और इनकम और गेन्स हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये आपको पता होगा, ये भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था कि हम सिर्फ दो चीजों की बात करने वाले हैं, नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज। और उसके अंदर क्या बात करने वाले हैं, एसेट का बढ़ना या घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना या घटना। अच्छा, एसेट्स की बात करते हैं पहले। अब आप बताओ मुझे ये कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है तो वो हमारा लॉस है या गेन है। भाई एसेट की वैल्यू, मान लो कोई मेरी मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 5 लाख थी, अब उसकी वैल्यू घट के 4 लाख रह गई। इसका मतलब मेरी मशीन की वैल्यू, अभी जो मार्केट वैल्यू है, वो जो मैंने खरीदी थी उस प्राइस से 1 लाख रुपया कम है, तो ये लॉस है। और मैंने आपको क्या क्या बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेस सारे आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज इन एसेट, मैं पूरा लिख देता हूं, डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज है आपने वो रिकॉर्ड करनी है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि एक एसेट, मान लो एक मशीनरी, ये आपके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मान लो 5 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू मान लो उसकी 4 लाख है, तो आपने ना तो 5 लाख रिकॉर्ड करना है ना 4 लाख रिकॉर्ड करना है, ये दोनों आपको नहीं रिकॉर्ड करने। आपने जो भी इसकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो रिकॉर्ड करनी है। तो अगर मैं यहां से देखूं 5 लाख से 4 लाख, तो वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, 1 लाख। तो याद रखना, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी आपने वो रिकॉर्ड करनी है। तो यहां पर अगर एसेट की वैल्यू में रिकॉर्ड करूंगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो जाना एक लॉस है। ऑन द अदर हैंड एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो गेन है, और मैंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन आपने इस तरफ लिखने हैं। तो यहां पर गेन, ठीक है, क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट ऑल गेन्स, खैर गेन आपने इस तरफ लिखने हैं। तो गेन में अगर लिखूंगा तो गेन कब होगा, जब किसी एसेट की वैल्यू, इंक्रीज इन एसेट, किसी एसेट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने कहा था एसेट और लायबिलिटीज में दो ही चीजें हो सकती हैं, इनफैक्ट 3 भी हो सकती हैं, है ना, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगी, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, या हो सकता है कि सेम रहे। भाई ना बढ़े ना घटे, तो बड़ी और घटी दोनों ही नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, कुछ भी नहीं लिखना, इसलिए इसमें इंक्रीज या डिक्रीज ही हम रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स की बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं लायबिलिटीज पे।
सपोज करो कि एक लाइबिलिटी आपके ऊपर थी 50,000 की, ठीक है, अब वो लाइबिलिटी बढ़ के 55,000 हो गई। अब क्यों बढ़ी? नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। आपने हो सकता है पेमेंट टाइमली पेमेंट नहीं की तो आपको इंटरेस्ट पड़ गया, नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। तो लाइबिलिटी 50,000 से बढ़ के कितनी हो गई? 55। यानी पहले देना था तो 50,000, अब देना तो 55। इसका मतलब एक तरह से आपका नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 5,000 का, क्योंकि 50 तो आपने पहले से देना ही था। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो एक तरह का लॉस है, और लॉस मैंने कहा आप कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। लाइबिलिटी का उल्टा है, उल्टा मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो लॉस है, लॉस को मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। एज अ रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। लेकिन अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सपोज करो कोई क्रेडिटर था जिसको आपने 50,000 देना था और आपने उसको टाइमली पेमेंट कर दी और उसने आपको 5,000 रुपए छोड़ दिया, यानी आपने 50 देना था, 5,000 उसने आपका माफ कर दिया। इसका मतलब आपको 45,000 पे करना है। तो लाइबिलिटी आपकी कितनी कम हुई? 5,000। तो अगर आपकी लाइबिलिटी 5,000 कम हुई तो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए गेन है। और मैंने कहा गेन सबको कहां रिकॉर्ड करने है? क्रेडिट साइड में। तो लाइबिलिटी की इस तरफ हम डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। आई होप ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक एसेट ऐसा होता है जो हमने अपनी बैलेंस शीट में जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा, उसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। याद रखना, कोई ऐसा एसेट जिसका बैलेंस शीट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, बाद में पता चलता है कि एक ऐसा एसेट भी हमारे पास पड़ा है, तो ऐसे एसेट्स को कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, इट मींस ये हो गया कि हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। और मैंने कहा एसेट्स की इंक्रीज हम कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो जो भी अगर हमारा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसका बैलेंस शीट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो अल्टीमेटली जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने यहां लिखनी है डेबिट साइड में, सॉरी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी इंक्रीज है। जस्ट ए सेकेंड, एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि जो गेन्स हैं वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, वो आपने यहां लिख देना है। चलिए जी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या हो गया? मतलब आपके एसेट्स की वैल्यू जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू बढ़ी, गेन है, गेन आपने क्रेडिट साइड में लिख देना है। इसी तरह कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसका बैलेंस शीट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन बाद में पता चला, जब हमने रिवैल्यूएशन करनी शुरू की तो पता चला कि एक ऐसी लाइबिलिटी भी है जिसका बैलेंस शीट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसी लाइबिलिटी को हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहते हैं। तो जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने से हमारा क्या होगा? लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो हमें नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो कहां लिखना है? डेबिट साइड में। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो हैं वो आपकी आ जाएंगी डेबिट साइड में, क्योंकि आपके लिए नुकसान है। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर है। तो मैंने आपको कहा था दो ही चीजें रिकॉर्ड करनी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, और उनमें क्या रिकॉर्ड करना है? इंक्रीज या डिक्रीज। जितनी एसेट्स की इंक्रीज हैं वो क्रेडिट साइड में क्योंकि गेन है, और लाइबिलिटी की डिक्रीज उल्टा है, डिक्रीज आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। और जितनी एसेट्स की डिक्रीज हैं, यानी एक तरह का लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हुई, तो आप डेबिट में लिखोगे, और लाइबिलिटीज की इंक्रीज लॉस है, आप डेबिट साइड में लिखोगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके सारे क्रेडिट साइड में आएंगे क्योंकि गेन है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आपकी डेबिट साइड में आएंगी क्योंकि लॉस है। तो यहां तक करने के बाद फिर आपको टोटल करना है। अरे यार ये क्या हो गया? जस्ट ए सेकेंड। चलिए, यहां तक टोटल करने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको टोटल कर देना है। अब टोटल में तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है क्रेडिट साइड बड़ी हो, यानी गेन वाली साइड बड़ी हो सकता है डेबिट साइड बड़ी हो, यानी लॉस वाली डेबिट साइड बड़ी हो, या हो सकता है दोनों ही साइड्स बराबर हो। चलिए मान के चलते हैं कि अगर ये साइड बड़ी है, सपोज करो कि इस साइड का टोटल 1,00,000 रुपए आया और इस साइड का टोटल सपोज करो 70,000। तो क्योंकि गेन वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस है, गेन वाली साइड बड़ी है, 1,00,000 का गेन, 70,000 का नुकसान, फिर भी हमें गेन है कितने का? 30,000 का। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। और इस प्रॉफिट को हम जो भी हमारे पार्टनर, सपोज ए और बी बराबर के पार्टनर्स हैं, सपोज मान के चलते हैं कि बराबर है, तो ये जो 1,00,000 में से 70,000 निकाल के जो 30,000 का प्रॉफिट बचा था ए और बी में, जो भी शेयरिंग रेशो होगी उसमें बांट देंगे। मैं मान के चलता हूं कि बराबर के पार्टनर्स हैं, तो 15,000 इन दोनों को बट जाएगा। और इसी तरह अगर हो सकता है ये साइड बड़ी हो,
यानी लॉसेस वाली साइड बड़ी हो, तो वो यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। फिगर आपकी वैसी फिगर इस तरफ बनेगी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगेन जो भी लॉस होगा, शेयरिंग रेशो दी है क्वेश्चन में, उस हिसाब से बांट देना, नहीं तो नहीं दी तो बराबर बांटना है। एज पर आपको पता है रूल्स जो हमने पढ़े थे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, शेयरिंग रेशो ना दी हो तो हमेशा बराबर बांटना है, अदरवाइज शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बांट देना है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, डिक्रीज हो गई तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, डिक्रीज हो गई तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। तो अब हम कर लेते हैं उन पे बात। ठीक है, देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4। पहली, एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है, 2 हो गई पॉसिबिलिटीज। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है, 2 ही हो गई, 4 पॉसिबिलिटीज है। चलिए पहली पॉसिबिलिटी से की बात करते हैं, इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करना है। देखिए अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपको पता ही है कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट्स को हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो यहां पर जो भी एसेट का नाम लिखना है आपको, जो भी एसेट होगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी होगा उसका नाम लिखोगे, एसेट्स अकाउंट। और आपको पता है कि जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ये गेन है, और गेन कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर एसेट को क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। रिवोल्यूशन अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जो भी एसेट्स की इंक्रीज होगी। आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, इसके अगेंस्ट डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका रिवर्स कर लो। अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, और लॉस आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो मैंने कहा था इंक्रीज में एसेट्स को डेबिट करते हैं, इंक्रीज में, और डिक्रीज में एसेट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डिक्रीज होगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने एसेट्स की बात कर ली, अब आते हैं लायबिलिटीज पे। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, भाई लायबिलिटी में अगर डिक्रीज हुई, लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो हमारे लिए गेन है। अच्छा, आप सबको पता है कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है, लेकिन डिक्रीज होगी तो डेबिट की जाएगी। तो जो भी लायबिलिटी उसका नाम लिख देना आपने, यहां लायबिलिटी नहीं लिखना, नाम लिखना है उस लायबिलिटी का, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, जो भी होगा। टू, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो गेन है, और गेन मैंने आपको क्या बोला था, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, तो रिवैल्यूएशन को हम कर लेंगे क्रेडिट। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसको यहां लिख देते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उल्टा हो जाएगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज इसका मतलब लॉस, और लॉस कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे डेबिट, और लायबिलिटी क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो उस लायबिलिटी को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि आपको रूल भी पता होगा, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच। ये सब हमने कर लिया। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब आप सबको पता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं, और जो लॉस होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। चलिए, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा तो हम कहां लिखेंगे। तो याद रखना, अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर लेंगे डेबिट। ठीक है, क्यों डेबिट कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ी आती है, ये वाली साइड बड़ी आती है, यानी ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। अगर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई माइनस करना है, कैंसिलेशन की एंट्री करनी है, रिवर्स एंट्री करनी है, तो हम उलट एंट्री करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो तो हमने क्रेडिट किया था, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, आपको याद होगा करंट अकाउंट किस केस में लिखा जाता है, फ्लक्चुएटिंग में, करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और अगर लॉस है तो ठीक इसका उल्टा कर लो, इफ
देयर इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस है तो भाई एंटी भी उल्टी, लॉसेस मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, करंट तब लिखना है जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ ना आए, जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका ना बना पाओ। तो आगे आने वाले जो हमारा खासकर एडमिशन टॉपिक है, उसमें जो मैक्सिमम वेटेज वाला क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें पूछी जाएंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो जब एडमिशन टॉपिक करेंगे बाकी बची जो दो चीजें हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, वो भी आपको बता दूंगा। बस इस पे आप जरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये गलत हुआ, याद रखना, क्योंकि एडमिशन में हमें 3 चीजें करनी है एक साथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत कर दिया तो इसी का जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट और लॉस, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब ये गलत तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट भी गलत। तो पहला पार्ट ही अगर गलत हो गया तो बाकी के सारे पार्ट्स आपके गलत हो जाएंगे। इस पार्ट का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है बाकी के पार्ट्स को सही करने के लिए। तो आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बस आप इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बट हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी नहीं करेंगे, हम एडमिशन टॉपिक शुरू करेंगे, उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तफसील से करेंगे। ये आपका टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।